अध्याय 547 आत्मा को दानव को बेचना। चाकू की ठंडी नोक मेरे गले पर दबाई गई थी। इसके बाद ग्रेव्स को उसकी तंद्रा से वापस कठोर वास्तविकता में खींच लिया गया। उसने मुश्किल से अपनी बात कही। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन वह जल्दी ही सहज हो गया। बच्चे, तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? तुम्हें पता है कि दुश्मन का सबसे अच्छा अंत यही होता है कि वो हमेशा के लिए चुप हो जाए। ताइवानी उपन्यास वेबसाइटें बेहद सुविधाजनक है, इनका कभी भी आनंद लें। वान हाव ने अप्रत्याशित रूप से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि आत्मा युद्ध क्षेत्र में हर कोई अमर है और उसके पास पुनर्जन्म के अनंत अवसर है। वान हाव ने ग्रिफोल को ऐसे देखा मानो वह किसी अजनबी को देख रहा हो। दूसरी तरफ से व्यक्ति वास्तव में ईमानदार प्रतीत हुआ। वान हाव की बातें सुनने के बाद उसने एक सरल सच्ची मुस्कान दी। फिर उसने एक उंगली से वान हाव की तलवार को धीरे से एक तरफ हटा दिया। बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता? क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा युद्ध क्षेत्र में सचमुच किसी को मारा नहीं जा सकता? क्या तुम्हें लगता है कि अनंत पुनर्जन्म के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? लगातार पूछे गए तीनों सवालों ने वान हाव को अवाक कर दिया। जी हाँ, इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वान हाव ने इन तीन सवालों पर कभी विचार नहीं किया। ये तीन प्रश्न पूछे जाने के बाद ही वान हाव का चेहरा पीला पड़ गया। वान हाव ने अपनी तलवार म्यान में डाली और पीले पड़े चेहरे के साथ ग्रेव्स की ओर देखा। वरिष्ठ, क्या आपको उन सवालों के जवाब पता है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? ग्रेव्स ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर वान हाव से कहा, क्या तुमने पृथ्वी पर प्रचलित एक प्राचीन मिथक के बारे में सुना है? ओडिसियस नाम का एक व्यक्ति अपनी 7 इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक राक्षस को अपनी आत्मा बेचने को तैयार था। वान हाव ने अपना सिर हिलाया। पृथ्वी से जुड़ी ये प्राचीन कथाएं उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित थीं। लगता है आपको अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप कभी सोल बैटल स्पेस में मरे हैं? वान हाव ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने हर बार मौत का अनुभव किया हो। वान हाव का जवाब सुनकर ग्रेव्स के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। ये तो अच्छी बात है। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि यह आत्मा युद्ध स्थल उस दानव की तरह है। इस स्थल में प्रवेश करने वालों की अमरता की इच्छा पूरी करने के लिए ये चुपके से अंदर मौजूद सभी लोगों की आत्माओं का एक हिस्सा छीन लेता है। एक बार जब आप सोल बैटल स्पेस में मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव कर लेंगे तो ये रोमांच, जिसका अनुभव आप वास्तविक दुनिया में नहीं कर सकते, आपको जल्दी ही इसकी लत लगा देगा। एक बार जब आपका अवचेतन मन आत्मा युद्ध क्षेत्र में आपको अमर मान लेता है और यह विश्वास आपकी आत्मा पर हावी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप शैतान के जाल में फंस गए हैं। अमर पति शैतान को पकड़ने वाली पत्नी मुसीबतें खड़ी करना पसंद करती है। आत्मा युद्ध क्षेत्र में मरने वाले किसी भी व्यक्ति की साधना का स्तर अस्थायी रूप से 9 सितारा शिखर तक बढ़ जाता है और उसकी जीवन भर की उपलब्धियां वहीं रुक जाती हैं। इस राक्षस को अपनी आत्मा अर्पित करने का यही नकारात्मक प्रभाव है। इतना ही नहीं, आत्मा खो जाने के बाद आपकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा भी कभी परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। क्या आप वाकई इस तथाकथित अमरता को ही चाहते हैं? ग्रेव्स के शब्द बर्फीले ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिन्होंने वान हाव को पूरी तरह से जगा दिया। हालांकि वान हाव के मन में संदेह भी था। लॉर्ड ट्रेश ने मुझे इन बातों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड ट्रेश की साधना दशकों से स्थिर रहने का कारण उनकी आत्मा का अपूर्ण होना हो? ये सोचकर वान हाव का चेहरा और भी अप्रिय हो गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, वान हाव ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रेव्स के प्रति अभी भी आभारी था। धन्यवाद सीनियर ग्रेव्स। अरे वाह, तुम तो बड़े ही होशियार हो। मेरा नाम भी जानते हो। बढ़िया, मुझे तुम और भी अच्छे लगने लगे हो। मुझसे इतना बड़ा एहसान पाने के बाद तुम्हें यूनिवर्सल बैंक को लूटने में मेरे साथ आने से मना तो नहीं करना चाहिए, है ना? अगर तुम मेरे साथ आ गए तो मेरी सफलता की संभावना 90% हो जाएगी। ग्रेव्स ने फिर से मूर्खतापूर्ण हरकतें करना शुरू कर दिया, जिससे वान हाव अवाक रह गया। तो अगर आप अकेले ही यूनिवर्स बैंक को लूटते हैं तो आपके सफल होने की क्या संभावना है, सीनियर? वान हाव ने उत्सुकता से पूछा। शायद 30% से कम, ग्रेव्स ने धीरे से कहा। वान हाव ने आंखें घुमाई। उसे जीतने का 50% मौका क्यों मिलना चाहिए? वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। आप तो मुझे जानते भी नहीं, तो फिर आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं आपकी सफलता की संभावना 60% बढ़ा सकता हूँ? ग्रेव्स ने वान हाव के सवाल का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ एक और सिगार जलाया। सिगार जलाने के बाद उसने धीरे से कहा, यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। आपसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि आप मेरी सफलता की संभावनाओं को 20% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने अपना विचार बदल दिया है और मुझे लगता है कि आप मेरी सफलता की संभावनाओं को कम से कम 60% तक बढ़ा सकते हैं। विकार है, अगर अंतर्ज्ञान विश्वसनीय होता तो यूनिवर्सल बैंक को बहुत पहले ही लूट लिया गया होता। हालांकि वान हाव ने तभी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर एक बेहद गंभीर भाव देखा, जिससे पता चला कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। महिला प्रधान, यह अद्भुत दुनिया। उसी क्षण वान हाव ने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे में एक दुखद अतीत छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक ऐसी भावना है जो केवल उस व्यक्ति के चेहरे पर प्रकट होती है जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो और जिसके पास सुनाने के लिए एक कहानी हो। उस चेहरे को देखकर सच कहूं तो वान हाव के शुरुआती संदेह दूर होने लगे। तुमने यूनिवर्सल बैंक क्यों लूटा? क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? शायद तुम्हारा कारण सुनने के बाद मैं नम पर जाऊं और तुम्हारी बात मान लूं। वान हाव ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। ग्रेव्स को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वान हाव की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। यही आंखों की एक जोड़ी ने वान हाव को ध्यान से देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? वान हाव ने अपनी बाहें मोड़ी और एक आकर्षक लहजे में कहा, यह मेरे मूड और आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। ये सुनकर ग्रेव्स का शुरुआती उत्साह तुरंत आधा कम हो गया। फिर उन्होंने अपनी सिगार का एक गहरा कश लिया और धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। दरअसल मैंने यूनिवर्सल बैंक को सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए लूटा था। पता चला कि ग्रेव्स मूल रूप से 2 करीबी दोस्तों के साथ एक इनाम शिकारी था। हालांकि एक गुप्त अभियान के दौरान उसके एक दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसे कैद कर लिया गया। पिछले 20 वर्षों से वह पिल्टोवर जेल में बंद है। ग्रेव्स को हाल ही में पता चला कि उनके करीबी दोस्त जिसने उन्हें धोखा दिया था को पिल्टोवर में यूनिवर्सल बैंक के अतिथि एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बैंक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अपनी हताशा को दूर करने के लिए ग्रेव्स ने यूनिवर्सल बैंक को लूटने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। मैं उस दोस्त को जिसने मुझे धोखा दिया एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद वान हाव को ग्रेव्स की दुर्दशा पर सहानुभूति महसूस हुई। लेकिन जैसा कि कहावत है, किसी के दयनीय होने के पीछे हमेशा कोई न कोई कारण होता है। ग्रेव्स एक इनाम शिकारी के रूप में दूसरों की समस्याओं को हल करने के बदले पैसे लेकर अपना धंधा करता है। ये पेशा अपने आप में एक अपराध है जो संघीय कानून का उल्लंघन करता है, इसलिए जीवन भर जेल में रहना ही शायद सबसे अच्छा परिणाम हो सकता है। हालांकि ग्रेव्स ने वान हाव की निगाहों को भांप लिया था और फिर आगे कहा, उस समय हम इनाम के लालच में अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे, लेकिन जिन लोगों को हम मारते थे वे सबसे जघन्य अपराधी थे। फिर भी उसने मुझे फंसाकर जेल में डाल दिया ताकि वह इनाम की रकम खुद हड़प सके। इस नफरत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंडरस्कोर 7 ऐसे अध्याय 548 उज्ज्वल चंद्रमा की शक्ति तंतायु। वान हाव ने 20 साल पहले ग्रेव्स की पीड़ा के प्रति यही सहानुभूति व्यक्त की। वह अपने विश्वासघाती भाई से भी घृणा करता था। हालांकि ये व्यक्तिगत द्वेष वान हाव के निर्णय को हिला नहीं सके। अंत में वान हाव ने विनम्रतापूर्वक ग्रेव्स के बड़े सौदे को ठुकरा दिया। अरे वान हाव, जरा फिर सोचो, अपनी शर्तें बताओ, मैं उन्हें जरूर मान लूंगा। रुको, इस पर और चर्चा करते हैं। ग्रेव्स ने अपना धूर्त स्वभाव पूरी तरह से प्रदर्शित किया। वह न तो बल से वान हाव को हरा सकता था, न ही भावनात्मक अपील का सहारा ले सकता था और न ही उसके करीब आने की कोशिश कर सकता था। इसलिए उसने अपना अहंकार त्याग दिया और वान हाव को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया, मानो वो उनकी तरह उससे चिपक गया हो। वान हाव एक भयानक संकट में था। ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के बाद उसका शरीर लगातार टेलीपोर्ट हो रहा था। 10 से अधिक बार टेलीपोर्टेशन के बाद वान हाव पहले ही हजारों मील दूर पहुंच चुका था। जब वान हाव को यह एहसास हुआ कि ग्रेव्स अब उसका पीछा नहीं कर रहा है, तभी उसने चैन की सांस ली। उनके सामने का इलाका अभी भी निर्जन था और दूर-दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। तथाकथित सोल बैटल एरेना की बात करें तो वहां एक भी भूत नजर नहीं आया। राक्षस आत्मा, इस 14वें स्तर के स्थान में आत्मा युद्ध अखाड़ा की कहां है?
मुझे तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। गुरुजी, 14वें स्तर के स्थान में या उससे ऊपर के किसी भी स्थान में कोई आत्मा युद्ध अखाड़ा नहीं है। दूसरे शब्दों में पूरा 14वां स्तर एक विशाल आत्मा युद्ध अखाड़ा है। वान हाओ को शर्म महसूस हुई। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। पता चला कि 14वें स्तर के स्थान पर स्थित सोल बैटल एरिना में कोई निश्चित प्रतिद्वंदी नहीं है। उस पूरे क्षेत्र में मौजूद हर व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी बन सकता है। अगर वान हाओ लगातार 9 मैच जीत जाता है तो वह अगले स्तर पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वान हाओ को हवा की इस दुनिया में 9 प्रतिद्वंदियों को ढूंढना होगा और अंतरिक्ष के 15वें स्तर पर आगे बढ़ने से पहले चुनौतियों को पूरा करना होगा। इस समय तक वान हाओ 1000 मील की यात्रा कर चुका था और सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरणों ने उसकी मानसिक ऊर्जा को काफी हद तक कम कर दिया था। इसके अलावा उसके चारों ओर चलने वाली तेज हवाओं ने उसके दांतियान में मौजूद हुई ऊर्जा को भी काफी हद तक कम कर दिया था। वान हाओ के पास इस लक्ष्यहीन भटकन को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चुनौती शुरू होने से पहले ही वान हाओ अपनी मूल ऊर्जा का लगभग 30% और अपनी मानसिक ऊर्जा का 1/4 हिस्सा खर्च कर चुका था। बेशक इस खपत में अभी ग्रेव्स के साथ हुई लड़ाई में हुई खपत के साथ-साथ नीचे के स्थान में हुई लड़ाई के बाद की खपत भी शामिल है। लगातार युद्धों के बाद शरीर थक जाता है और शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति धीमी हो जाती है। त्यागी गई रखेल का पुनर्जन्म, रखेल की बेटी का बदला, ये शारीरिक थकान का संकेत है, खासकर वान हाओ जैसे व्यक्ति के लिए जो लगातार कई दिनों से जीवन मरण की लड़ाइयों में लगा हुआ है, जिससे उसकी ताकत काफी कम हो गई है। हालांकि आत्मा युद्ध क्षेत्र के अंदर का शरीर वास्तविक शरीर नहीं है, लेकिन थकान की अनुभूति बिल्कुल वास्तविक दुनिया जैसी ही होती है। धीरे-धीरे वान हाओ को यह महसूस होने लगा कि उसके दांतियान में मूल ऊर्जा के पुनः प्राप्त होने की दर उसके उपभोग होने की दर से लगातार पीछे छूटती जा रही है। इसके अलावा यह अंतर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इस रफ्तार से तो जब तक मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंदी मिलेगा, मेरी मूल ऊर्जा शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगी और मैं इस तरह से ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल जारी नहीं रख पाऊंगा। अगर मुझे आगे बढ़ने से पहले आराम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए वान हाओ ने अपनी मानसिक ऊर्जा का जाल छोड़ा और आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। दर्जनों मील के दायरे में हवा से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। बोलने के बाद वान हाओ ने एक बार फिर ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और पल भर में 100 मील दूर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। 3 बार टेलीपोर्टेशन के बाद वान हाओ को आखिरकार एक लंबी और संकरी घाटी मिली। यहाँ दो तरफ 3 खड़ी और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं और बीच में एक अज्ञात लंबाई की गहरी घाटी है जो घुमावदार और मोटी हुई है, जिससे ये हवा से बचने के लिए सबसे अच्छी जगह बन जाती है। चलो अभी के लिए इस घाटी में छिप जाते हैं। वान हाओ ने एक बार फिर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और अगले ही पल वह 50 किलोमीटर दूर स्थित घाटी के प्रवेश द्वार पर प्रकट हो गया। अभी भी लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता बाकी था, इसलिए वान हाओ ने पैदल चलने का फैसला किया। सबसे पहले यह आसपास के भूभाग और पर्यावरण का अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है और दूसरे ये हमें घाटी के भीतर की गतिविधियों की जांच करने की अनुमति देता है। थोड़ी देर की तलाशी के बाद वान हाओ को न तो कोई संदिग्ध संकेत मिले और न ही आसपास किसी अन्य व्यक्ति की गतिविधियों के कोई निशान। वान हाओ ने उग्ररेत के तूफान को तेजी से पार करने के लिए स्विमिंग फिश स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वान हाओ अकेले ही घाटी में प्रवेश कर गया। घाटी में प्रवेश करते ही आसपास का वातावरण तुरंत अंधेरा हो गया। एकमात्र प्रकाश हजारों मीटर ऊपर आकाश के एक संतरे हिस्से से आ रहा था और जब तक वह जमीन तक पहुंचा तब तक वह बहुत धुंधला हो चुका था। हालांकि वान हाओ की 20 साइज में रात्रि दृष्टि क्षमता है, इसलिए घोर अंधेरे वातावरण में भी उसकी दृष्टि पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वान हाओ ने एक एकांत स्थान ढूंढा, हवा में एक गुफा खोदी, फिर गुफा में रेंगकर प्रवेश किया और प्रवेश द्वार को एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया, केवल हवा के आने जाने के लिए एक दरार छोड़ी। गुफा में प्रवेश करते ही वान हाओ ने अपनी मूल ऊर्जा और मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। गॉडेस ग्रुप, चूंकि एजियो ड्रैगन रिंग ने सोल बैटल स्पेस के भीतर अपना कार्य खो दिया था, इसलिए वान हाओ अपनी साधना की पुनर्प्राप्ति को तेज करने के लिए किसी भी औषधि का उपयोग करने में असमर्थ था और केवल ध्यान की सबसे आदिम विधि के माध्यम से ही साधना कर सकता था। हालांकि यह तरीका बहुत धीमा है, लेकिन फिलहाल यही एकमात्र समाधान है। हालांकि वान हाओ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि साधना में खुद को लीन करने के कुछ ही समय बाद जिस गुफा में वान हाओ था उसके बाहर सफेद जालीदार वस्त्र में लिपटी एक महिला चुपचाप प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली विशाल चट्टान को देखकर महिला ने धीमी सी हैरानी भरी आवाज निकाली। अरे, गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर अचानक इतना बड़ा पत्थर कैसे प्रकट हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी गुफा पर किसी ने कब्जा कर लिया हो? धिक्कार है, किसने इतनी हिम्मत की कि मेरे साधना स्थल तंताई युए के स्थान पर कब्जा कर लिया? कितना घिनौना! तंताई युए क्रोधित हो उठी। उसने हाथ हिलाया और अचानक हवा में से एक चांदी की तलवार प्रकट हो गई। कलाई की एक झटके से अर्धचंद्राकार आकार का एक वार तेजी से चट्टान की ओर बढ़ा। बैंग टिल्डा, चांदी के रंग की अर्धचंद्राकार धार से वह चट्टान चकनाचूर हो गई और पत्थर चारों ओर बिखर गए। ध्यानवान वान हाओ अचानक एक भीषण भूकंप और विस्फोट से जाग उठे। उनकी ऊर्जा का प्रवाह लगभग रुक गया, उनकी नसें उलट गईं और उनका रक्त और ऊर्जा लगभग अव्यवस्थित हो गए। सौभाग्य से वान हाओ ने समय रहते खुद को संभाला और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से ऊर्जा के प्रवाह को रोक दिया। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। उसी समय वान हाओ ने अपनी मिश्र धातु की युद्ध छुरी निकाली और गुफा के शिखर पर छलांग लगा दी। वो एक छिपकली की तरह अपने पैरों और एक हाथ से गुफा की दीवार से चिपक गया। उसने अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था, अपनी आभा को छुपाते हुए किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार था। वान हाओ मन ही मन सोचने लगा, इतना असभ्य कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेव्स ने मेरा पता लगा लिया हो और आखिरकार मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो? जैसे ही वान हाओ गुफा के शिखर पर पहुंचा, गुफा के बाहर से दर्जनों घनी चांदी की अर्धचंद्राकार धारें बेतरतीब ढंग से निकली। बैंग 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 बैंग! अचानक गुफा पर बमबारी शुरू हो गई। धुआं और धूल के गुबार उठने लगे और पत्थर चारों ओर उड़ने लगे। गुफा के ऊपर छिपे हुए वान हाओ को अचानक ऊपर से एक भयानक और जानलेवा आभा महसूस हुई। इसके तुरंत बाद धुआं और धूल छटने से पहले ही एक सफेद आकृति गुफा में घुस गई। अरे, कौन सा कमीना मेरे साधना स्थल पर कब्जा करने की हिम्मत करता है? अभी के अभी यहाँ से निकलो! एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा चांदी जैसी सफेद आभा के साथ चमक रहा था, जिससे पूरी गुफा रोशन हो गई थी। वान हाओ ने गौर से देखा और महसूस किया कि जो चीज अर्धचंद्र की तरह चांदी की रोशनी से चमक रही थी, वह वास्तव में अर्धचंद्र के आकार की चांदी की तलवार थी। अंडरस्कोर 7 एसएच अध्याय 549 स्टॉर्म कैनन। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। सफेद कपड़े पहनी महिला ने फिर हमला करना बंद कर दिया और गुफा के प्रवेश द्वार से अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक आसमान से एक विशाल तलवार नीचे उतरी, जो आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही थी और सीधे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही थी। कौन है भाई? सफेद वस्त्र पहने महिला चौंक गई और उसने बिना किसी औपचारिकता के अपने अर्धचंद्राकार ब्लेड से ऊपर की ओर आती तलवार को रोक दिया। बैंग टिल्डा, दोनों तलवारें आपस में टकराईं, जिससे चिंगारियों का एक तेज विस्फोट हुआ। आह, ये तो बहुत भारी है। सफेद वस्त्र पहने महिला को गिरती हुई तलवार की इतनी ताकत का अंदाजा नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा रही हो। सफेद वस्त्र पहने महिला हमले को रोकने में असफल रही और तलवार आसमान से गिरती रही। हालांकि वार की ताकत से अर्धचंद्राकार ब्लेड वान हाओ के हाथ से गिर गया। वुश टिल्डा, वान हाओ की निगाहें ठंडी और कठोर थीं। धुंधली छाया में मिश्र धातु से बनी युद्ध तलवार को सटीक रूप से प्रतिद्वंदी की गर्दन पर दबा दिया गया था। तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी साधना भूमि चुराई है? वान हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही वह व्यक्ति अतुलनीय रूप से सुंदर हो, वान हाओ उस व्यक्ति के प्रति अपने क्रोध को तुरंत शांत नहीं कर सका, जिसने जल्दबाजी में उसकी गुफा में घुसपैठ की, उसकी साधना में बाधा डाली और लगभग उसे ऊर्जा के विचलन का शिकार बना दिया। तंताई युए का चेहरा सख्त हो गया, मानो उसे अभी एहसास हुआ हो कि गुफा खाली है और उसकी अपनी गुफा की स्थिति से बहुत अलग है। क्या मैं गलत जगह आ गया? किसी और की गुफा में घुसना? तंताई युए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मेरा नाम तंताई युए है। मुझे बहुत खेद है। मुझे लगा कि यह गुफा मेरी है और आप इसमें जबरदस्ती घुस आए हैं। तो उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर तंताई युए हिचकिचाई, यह महसूस करते हुए कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सुनकर वान हाओ को अचानक सब समझ आ गया और उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। मैंने तुम्हारे जैसी बेपरवाह औरत कभी नहीं देखी जो बिना सोचे समझे हमला कर रही है। अगर इस गुफा की मजबूत चट्टानी दीवारें न होती तो तुम मुझे जिंदा दफना देती। अब जब तुम मेरे चंगुल में हो तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी, वरना मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी।
वान हाव को एहसास हुआ कि वह इस जगह पर नया है और उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत है। सफेद वस्त्र पहने यह महिला उससे पहले ही पवन लोक में आ चुकी थी, इसलिए वह इस जगह से ज्यादा परिचित होनी चाहिए। आपके लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। वान हाव की आवाज सुनकर तंताई युए का चेहरा और भी लाल हो गया। अपवित्र स्थान। अचानक उसके दिमाग में कुछ घिनौनी तस्वीरें कौंध गईं और उसने गुस्से में आकर वान हाव के पैरों पर थूक दिया। छी, तुम लंपट बदमाश, मैं तुम्हें इस तरह बच निकलने देने से बेहतर खुद को मार डालूंगी। मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचना भी मत। वान हाव ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा लग रहा था कि दूसरा व्यक्ति उसे बुरे इरादों वाला बदमाश समझ रहा है, इसलिए उसने समझाया, बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हें अपना टूर गाइड बनाना चाहता हूँ। मैं उतना नीच नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। वान हाव की बातें सुनकर तंताई युए को संदेह हुआ। वान हाव को संदेह भरी नजरों से देखते हुए उसने पूछा, तुम मेरे जैसी खूबसूरत औरत को देखकर भी कोई गलत विचार नहीं करते? क्या तुम वाकई एक सामान्य पुरुष हो? उफ, वान हाव को लगभग खून की उल्टी होने वाली थी। मैंने मन ही मन सोचा, आजकल की लड़कियों के मन में कितने अशुद्ध विचार आते हैं। वान हाव ने हल्की खांसी की और अपने चेहरे की झंझनाहट को दबाने की कोशिश करते हुए उनका बुरा चेहरा फड़कने लगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में अनुचित विचार रखूं? तुम पागल हो गए हो, बीमार तो तुम हो, कमीने, मूर्ख, बदमाश, उद्धरण चिन्ह। तंताई युए ने जोर से चिल्लाते हुए वान हाव का वर्णन करने के लिए बिना किसी झिझक के एक बुरे आदमी का वर्णन करने के लिए अपने दिमाग में आने वाले हर शब्द का इस्तेमाल किया। एक उदार व्यक्ति होने के नाते वान हाव ने ऐसी तुच्छ महिला से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। दूसरे पक्ष को जवाबी कार्रवाई करने से रोकने के लिए वान हाव ने जमीन पर पड़े अर्धचंद्राकार चाकू को उठाया और फिलहाल उसे सुरक्षित रख लिया। वान हाव की सतर्क गतिविधियों को देखकर तंताई युए चिंतित हो गई। अरे कमीने, तूने मेरा चाकू क्यों चुराया? बिना हथियार के इस 14वें स्तर में मेरे जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तुम मेरे लिए 9 प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारा हथियार तुम्हें लौटा दूंगा। इस दौरान तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। आत्मा युद्ध क्षेत्र से निकलने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश मत करना। मेरे पास तुम्हें ऐसा करने से रोकने के 1000 तरीके हैं। वान हाव ने धमकी भरा बयान दिया। तंताई युए ने वान हाव की ओर घूरकर देखा। तुम तो बिल्कुल अजीब हो। वान हाव ने मन ही मन आह भरी और सोचा, इस बार तुम सही थे। कुछ बातचीत के जरिए वान हाव को तंताई युए की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला है कि तंताई युए रहस्यमय तंताई वंश की सदस्य है, जिसके पास एक विशेष रक्तरेखा और उज्ज्वल चंद्रमा की अध्याय 550 बर्फ में स्नान। 5 घंटे बाद वान हाव और तंताई युए पहले ही स्टॉर्म कैनियन में 200 मील की दूरी तय कर चुके हैं। अगर तंताई युए की देखभाल न करनी होती तो वान हाव शायद अब तक हजारों मील दूर निकल चुका होता। जैसे जैसे हम घाटी में और गहराई तक जाते गए, दोनों ओर की चट्टानें तेजी से खड़ी होती गई और रोशनी कम होती गई। हालांकि अंधेरी भूमिगत दुनिया के एक लंबे हिस्से को पार करने के बाद अचानक उनकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। पता चला है कि घाटी के दोनों ओर की चट्टानें एक प्रकार के खनिज से ढकी हुई हैं जो एक चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित करता है, जिससे घाटी के अंदर की दुनिया दिन के उजाले की तरह उज्जवल हो जाती है। स्टॉर्म कैनियन में 180 मील अंदर जाने के बाद हमें यही दृश्य देखने को मिला। तंताई युए के वर्णन के अनुसार जैसे जैसे हम कैनियन में गहराई तक जाते गए, वैसे वैसे ये चमकदार खनिज अधिक मात्रा में मिलने लगे और पूरा कैनियन जगमगा रहा था। दिन और रात का कोई भेद नहीं दिख रहा था। संपूर्ण पवन जगत का आकार अज्ञात है, लेकिन इसमें प्रवेश करने वाले लगभग सभी 250 शक्तिशाली व्यक्ति इस लंबे तूफानी घाटी में ही रह गए। कुछ देर और गहराई में जाने के बाद वान हाव स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिकाधिक प्रचुर मात्रा में महसूस कर सकता था और उसके दांतियान में व्याप्त दमनकारी भावना धीरे धीरे कम हो रही थी और उसके शरीर पर बोझ धीरे धीरे गायब होता प्रतीत हो रहा था। आप अपने चारों ओर घने लगभग स्पर्शनीय आदिम ऊर्जा कणों को महसूस कर सकते हैं। वान हाव को उन्हें सक्रिय रूप से अवशोषित करने की शायद ही आवश्यकता थी। वे आदिम ऊर्जा कण प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने के साथ ही उसके दांतियान और एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से उसके शरीर में समाहित हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि तंताई युए रास्ता भटक गई है और वह इधर उधर देखने लगी। स्टॉर्म कैनियन की कई शाखाएं हैं और यदि आपको दिशाओं का अच्छा ज्ञान नहीं है तो आपके खो जाने की बहुत अधिक संभावना है। तंताई युए की प्रतिक्रिया से वान हाव को कोई संदेह नहीं हुआ। हालांकि तंताई युए की चिंता बढ़ती गई और उसके चेहरे के भाव और भी अस्वाभाविक होते चले गए। अरे नहीं, क्या मैं फिर से रास्ता भूल गई? उफ, मैं हमेशा अहम मौकों पर ही क्यों भटक जाती हूँ? उफ, मुक्सुए बहन, आकर मुझे बचाओ। उफ। तांताई युए ने मन ही मन प्रार्थना की। दोनों कुछ देर तक चलते रहे और तांताई युए का चेहरा तेजी से पीला पड़ने लगा और उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बाएं जाना चाहिए या दाएं? तांताई युए एक चौराहे पर पहुंची, लेकिन वह भूल गई कि उसे किस रास्ते जाना चाहिए और अचानक उसे पसीना आने लगा। तांताई युए बचपन से ही दिशाओं को लेकर परेशान रही है। वो सीनियर मूजू के साधना स्थल पर 5 बार जा चुकी है, लेकिन हर बार रास्ता भटक जाती है। क्या हुआ? क्या तुम रास्ता भूल गए? वांग हाव रुककर पूछा। पहाड़ों और समुद्रों के पौराणिक जीव एक दूसरी दुनिया पर विजय प्राप्त करते हैं। तांताई युए पसीने से तरबतर थी। वांग हाव का सवाल सुनकर उसने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने घबराकर फिर से सिर हिलाया। हाँ, ओह, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है, बस इतना है कि मैं। मुझे याद नहीं आ रहा, तंताई युए ने धीमी आवाज में कहा, जो मच्छर की भिनभिनाहट से भी धीमी थी। जैसे ही तंताई युए चिंता से पागल होने ही वाली थी, अचानक आसमान से सफेद बर्फ गिरने लगी। क्या सच में यहाँ बर्फ गिर रही है? वान हाव ने हाथ बढ़ाकर एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ा और महसूस किया कि वह शुद्ध सफेद बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे उसकी हथेली में पिघल रहा है। मेरी हथेली में उन ठंडे बर्फ के टुकड़ों के धीरे धीरे पिघलने का एहसास इतना वास्तविक लग रहा था। उस क्षण वान हाव को इस बात पर भी संदेह होने लगा कि वह आत्मा युद्ध क्षेत्र में है या वास्तविक दुनिया में। इसी क्षण उस दानव आत्मा ने अचानक उसे याद दिलाया, गुरुजी, आसपास ही 9 सितारा विशेषज्ञ की उपस्थिति का आभास हो रहा है। सावधान रहें। दानव आत्मा द्वारा याद दिलाए जाने के बाद ही वान हाव सदमे से बाहर आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब तांताई युए ने आसमान से बर्फ गिरते हुए देखा तो वह तुरंत खुशी से झूम उठी और उल्लास से नाचने लगी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ये मुक्सुए बहन है। मुक्सुए बहन मुझे ले आई है। मुक्सुए बहन, मैं यहाँ हूँ। कृपया आकर मुझे बचाओ। मुझे एक बड़े बदमाश ने अगवा कर लिया है। उसने मेरी मून ब्लेड भी चुरा ली है। मदद करो बहन मुक्सुए, मेरी मदद करो। तांताई युए जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी और वान हाव की नजरों से ओझल होने की कोशिश करने लगी। तांताई युए के अचानक असामान्य व्यवहार के बारे में सुनकर वान हाव को बुरा महसूस हुआ। लगता है मैं इस दिखने में साधारण सी लड़की के झांसे में आ गया हूँ। उसी समय वान हाव को अचानक आसमान से गिरने वाली बर्फ से भी डर लगने लगा। इसी क्षण वान हाव को अचानक अपने पास आती हुई एक अपरिचित और शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ। मानसिक ऊर्जा नेटवर्क ने पता लगाया कि आभा अलौकिक थी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह बर्फ के टुकड़ों के साथ आकाश से गिरी थी, लेकिन उसका पता नहीं लगाया जा सका। वो स्टिल्डर। अचानक आकाश से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई और संघनित बर्फ से बना एक तीर तेजी से वान हाव के माथे की ओर बढ़ा। हांगकांग एंटरटेनमेंट 1975। उस क्षण बर्फीले तीर की गति ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक हो गई और बर्फ से ढके भूभाग द्वारा दृष्टि में बाधा के कारण उसका प्रक्षेपण दिखाई नहीं दे रहा था। बहरहाल वान हाव द्वारा अपनी मानसिक शक्ति के नेटवर्क का उपयोग करके तेजी से पता लगाने के कारण बर्फीले तीर के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। डराना, वान हाव धारा और काली आत्मा की ज्वालाओं से बनी एक ढाल ने तुरंत उसके चेहरे को ढक लिया। जैसे ही काली ज्वाला की ढाल बनी, तेजी से आता हुआ बर्फीला तीर उस काली ज्वाला की ढाल से टकरा गया। बर्फीले तीर जैसे ही काली ज्वाला कवच से टकराए, वे भयानक गर्मी से तुरंत वाष्पीकृत हो गए।
उनके आसपास गिर रहे बर्फ के टुकड़े काली लपटों से 10 मीटर की दूरी तक पहुंचने से पहले ही पल भर में भाप में बदल गए। ठीक उसी समय वान हाव ने अचानक प्रकट हुए बर्फीले तीर को रोकने के लिए अपनी चाल चली। दूसरी ओर शुद्ध सफेद वस्त्र पहने एक युवती अचानक अंतरिक्ष को चीरते हुए तंता युए के पीछे प्रकट हुई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसका अपहरण कर लिया। जब वह दोबारा प्रकट हुई तो तंता युए की उपस्थिति आसपास के क्षेत्र के 100 मील के दायरे में नहीं थी। 5 सांसों के बाद सफेद कपड़ों वाली महिला वान हाव के सामने फिर से प्रकट हुई। अभी जो कुछ हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि वान हाव को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। जब वान हाव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सफेद कपड़ों में एक अपरिचित महिला को चुपचाप हवा में तैरते हुए देखा, जो बर्फ से ढके परिदृश्य की पृष्ठभूमि में घुल मिल गई थी। सफेद वस्त्र पहने महिला पूरी तरह से सफेद फर के चोगे में लिपटी हुई थी और उसकी टोपी का चौड़ा सफेद किनारा उसके आधे चेहरे को ढके हुए था। उसके चेहरे का जो आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था वह भी उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी, इतनी खूबसूरत कि उनका वर्णन शब्दों में बयां करना असंभव था। यहाँ तक कि शुद्ध और निष्कलंक जैसे वाक्यांश भी उनके स्वभाव का पर्याप्त वर्णन नहीं कर सकते थे। उस महिला ने ठंडे लहजे में वान हाव से पूछा, क्या तुमने शियायुए का अपहरण किया था? उस महिला की आवाज सुनते ही वान हाव को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। आवाज बर्फीली और ठंडी थी, मानो 10,000 साल पुरानी बर्फ से निकलने वाली ठंडी हवा हो, जिसे सुनकर लोग अनायास ही कांप उठते हैं। तुमने गलत समझा, मैंने तंताई युए का अपहरण नहीं किया। मैंने तो बस उसे अपना टूर गाइड बनाया था। यह उसके अपराध की सजा थी। उसे अपहरण कहना बहुत कठोर है। मीठी मीठी बातें, तुम सब मर्द एक जैसे हो, कोई भी अच्छा नहीं। अगर तुमने मान ही लिया है तो जाकर मर जाओ। जैसे ही वह बोल रही थी, सफेद वस्त्रधारी महिला के हाथ में अचानक 3 फुट लंबी तलवार प्रकट हो गई। उस लंबी तलवार का डिजाइन प्राचीन था और वह काफी पुरानी लग रही थी। गिरती बर्फ की पृष्ठभूमि में उसकी चांदी जैसी चमक ने उसे एक अलौकिक आभा प्रदान की। ये तो काफी असाधारण लगता है। अंडस को 7 ऐसे अध्याय 551 गलतफहमी। बिना कुछ कहे सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपनी लंबी तलवार निकाली और सीधे वान हाव के महत्वपूर्ण अंग पर वार कर दिया। वह जानलेवा इरादा, उसमें सचमुच जान से मारने की इच्छा है। वान हाव ने भौहें चढ़ा ली। उस समय लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंतरिक्ष के 14वें स्तर में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले अधिकांश विशेषज्ञ असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वान हाव लापरवाही करने का जोखिम नहीं उठा सकता था और अत्यधिक सतर्क था। मिश्र धातु से बनी युद्ध तलवार निकालो। तलवार चलाने की एक बुनियादी तकनीक, तलवार निकालने की मुद्रा। पलक झपकते ही उसने अपनी युद्ध तलवार निकाली और उसे अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। वान हाव ने लंबे समय से युद्ध में तलवार निकालने की इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि नाजुक क्षणों में हमले से बचाव के लिए इसका उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है। वान हाव को सोचने का समय भी नहीं मिला और उसने अपनी युद्ध तलवार लहरा दी। अगले ही पल तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ने लगी। चांदी सफेद रंग की लंबी तलवार की नोक वान हाव के चौड़े मिश्र धातु से बने युद्धक चाकू के ब्लेड से सटी हुई थी। तलवार चलाने की इतनी तेज गति। मेरी स्नोफॉल तलवार 9वें स्तर के विशेषज्ञों में सबसे तेज 10 तलवारों में शुमार है, लेकिन फिर भी इस आदमी की तलवार चलाने की गति से बहुत पीछे है। आखिर यह कौन है? मुझे हैरान रह गई। तलवारों के टकराव की शक्ति का उपयोग करते हुए वह तेजी से पीछे हटी और पलक झपकते ही 10 फीट दूर जा गिरी। इसकी गति अप्रत्याशित और पकड़ से परे है, साथ ही इसकी हल्कीपन एक मायावी और फुर्तीली गुणवत्ता को प्रकट करती है। सफेद बर्फ की चादर की पृष्ठभूमि में उसकी रहस्यमय हरकतें और भी अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रही थी। तो बात ऐसी है, इस महिला के पास वाकई मौसम को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये भारी बर्फबारी उसी ने बुलाई थी। वान हाव चकित रह गया। सफेद वस्त्रधारी महिला की फुर्तीली चाल को निर्मल सफेद बर्फ के साथ सहजता से घुलमिलते हुए देखकर उसे अचानक दांव का अर्थ समझ आ गया। वान हाव की मानसिक जांच से पता चला कि भारी हिमपात ने केवल उन दोनों के आसपास के कुछ 100 मीटर के क्षेत्र को ही ढका था। इसके अलावा सफेद वस्त्र पहने महिला की चाल और पैरों की हरकत से भी उतरने की गति प्रभावित होती है। ऐसा लगता है कि ऐसे शानदार बर्फीले परिदृश्य के बीच सफेद वस्त्र धारण करने वाली महिला की ताकत कुछ हद तक बढ़ जाएगी। सफेद वस्त्र पहने महिला अपने असफल तलवार के प्रहार के बावजूद हतोत्साहित नहीं हुई। फिर उसने वान हाव पर और भी अधिक शक्तिशाली तलवारबाजी के दांव आजमाए। बर्फ पर तलवार चलाने की तकनीक। मुझे अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वह 100 मीटर ऊपर हवा में प्रकट हुई। एक लंबी तलवार चांदी की लकीर में बदल गई और बर्फ के टुकड़ों के बीच से गुजरते हुए वान हाव के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। तलवार का ये वार अविश्वसनीय रूप से तेज था। बर्फ से ढके भूभाग की प्राकृतिक बाधा का लाभ उठाते हुए तलवारबाजी ने आकाश और पृथ्वी के साथ कुशलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया, जिससे वान हाव की आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी इसे एक क्षण के लिए भी महसूस करना असंभव हो गया। उसकी तलवार के वार की दिशा को नंगी आंखों से पहचानना असंभव था। एक धनी व्यक्ति धनवान बनने के लिए मिंग राजवंश के उत्तरार्ध में पुनर्जन्म लेता है। वाह, क्या शानदार तलवारबाजी है। वान हाव प्रशंसा करते हुए बोले बिना नहीं रह सके। हालांकि वह प्रतिद्वंद्वी की तलवार की दिशा बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन बर्फ की तरह शुद्ध सफेद कपड़ों और गिरती पंखुड़ियों के सुंदर दृश्य ने वान हाव को तुरंत मोहित कर लिया। हालांकि वान हाव कुछ पल के लिए उस क्षण में डूब गया था, लेकिन वह उस खतरे को नहीं भूला था जिसमें वह था। एक बार जब सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्ति अचानक सैकड़ों मीटर हवा में प्रकट हो जाता है। ये सफेद कपड़े पहनी महिला के ठीक ऊपर दिखाई दिया। पल भर में भूभाग के फायदे और नुकसान अलग गए। वान हाव की शुरुआती कमजोरी पल भर में पलट गई। नीचे सफेद वस्त्र पहने महिला को देखते हुए वान हाव का भाव उदासीन था और उसने अचानक अपनी मिश्र धातु की युद्ध तलवार निकाल ली। विनाश की ज्वाला के इरादे से ओतप्रोत एक तारा चकनाचूर कर देने वाला प्रहार नीचे गिरा। ये गोली सफेद कपड़े पहनी महिला की पीठ पर सटीक निशाना साध कर चलाई गई थी। मुझे चौंक गई। वान हाव के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके सिर के ऊपर से एक भयानक दबाव महसूस हुआ। एक कुशल तलवारबाज होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इस भावना से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। तलवार की शक्ति, इतनी शक्तिशाली तलवार की शक्ति। यह अविश्वसनीय है कि तलवार की शक्तियों को मिलाकर इतनी भयानक तलवार तकनीक बनाई जा सकती है। मुझे का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और वह कुछ क्षणों के लिए अचंभित रह गई। ध्यान भटकने के उस क्षण में शटरिंग स्टार फ्लैश उसकी पीठ पर वार करने ही वाला था। अगर मुझे पर ऐसे भयानक ब्लेड से वार किया जाता तो उसे लगता था कि अगर वह मरती नहीं हुई तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। इसलिए मुझे ने अपने दांत पीसते हुए, अपनी जीभ काटते हुए और जबरदस्ती फॉलिंग स्लो स्वॉर्ड तकनीक को उलट दिया और अचानक तात्कालिक गति का उपयोग किया। अगले ही पल जब वह वान हाव के सामने प्रकट हुआ तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। स्पष्टतः तलवारबाजी में अचानक आई रुकावट के कारण उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आई थी और उनकी कई नसें टूट गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। हालांकि मुझे की त्वचा बहुत गोरी है, इसलिए 100 मीटर की दूरी से उसे पहचानना असंभव है। हालांकि तलवारबाजी में जोखिम भरे व्यवधान के कारण उसके शरीर के भीतर कई नसें फट गईं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इससे मुझे को कोई बड़ी चोट आई हो। हालांकि नसों के अचानक उलझ जाने से ची और रक्त का प्रवाह व्यवस्थित हो गया, लेकिन सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा समायोजन करने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। 100 मीटर की दूरी से वान हाव को देखने के बाद मुझे ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अभी किस तरह की तलवार शक्ति का प्रयोग किया? मुझे ने उत्सुकता से पूछा, जबकि वह चुपके से अपनी चोटों से उबरने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी। मैं इस तलवार को विनाश की ज्वाला कहता हूँ, वान हाव ने शांत भाव से कहा। दुष्ट सम्राट की लाडली, स्वर्ग को चुनौती देने वाली पागल पत्नी। विनाश की ज्वाला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी शक्तिशाली है। मुझे तो मानो संसार को नष्ट करने वाली आभा का आभास हुआ। तो बस यही बात है, तलवार की कितनी भयानक मंशा है। मुझे हैरान थी, लेकिन वह वान हाव की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक भी थी। उसने 9वें स्तर के किसी ऐसे विशेषज्ञ के बारे में कभी नहीं सुना था जो तलवारबाजी में इतनी गहरी कुशलता रखता हो, और न ही उसने कभी किसी ऐसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना था। आपका नाम क्या है? आप तलवारबाजी के किस स्कूल का अनुसरण करते हैं? मैंने आपके कारनामों के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मुझे ने फिर पूछा। आमतौर पर जो लोग 9वें स्तर के स्वामी बनते हैं वे कम से कम ऐसे नायक होते हैं जिन्होंने कई वर्षों या दशकों तक दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाया होता है और वे आकाशगंगा में कुछ अंतरी कहानियां तो छोड़ ही सकते हैं। पूरी तरह से गुमनाम रहना असंभव है। वान हाव, ये तलवारबाजी की तकनीक मेरी अपनी रचना है। वान हाव ने ठंडे लहजे में कहा और अपने तलवारबाजी के गुरु एल्डरमेन के बारे में सामने वाले को कुछ नहीं बताया। पहला कारण तो एल्डरमेन से किया गया वादा पूरा करना था और दूसरा कारण अनावश्यक परेशानी में पड़ने से बचना था। वान हाव का जवाब सुनकर मुझे का संदेह बरकरार रहा और वह उसे संदेह भरी नजरों से देखने लगी। तुम कहते हो कि तुमने तलवारबाजी खुद सीखी है, ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम कोई
कोई बेमिसाल प्रतिभा के धनी हो, फिर मैंने तुम्हारा नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना? आमतौर पर मैं आकाशगंगा के युवा वर्ग में 9वें स्तर के लगभग सभी विशेषज्ञों को जानता हूं, लेकिन मैंने वान हाउ नाम के किसी तलवारबाजी के धुरंधर के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे ने कुछ संदेह के साथ सवाल किया। हालांकि वान हाउ ने इस बारे में और कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। मैं अभी 9वें रैंक पर पहुंचा हूं, इसलिए स्वाभाविक है कि आपने मेरा नाम नहीं सुना होगा। वैसे भी मैं वान हाउ हमेशा से ही सादगी पसंद रहा हूं और मुझे ये खोखले नाम पसंद नहीं है। मैं मार्शल आर्ट में अपने ही रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे अपना नाम क्यों बनाना चाहिए और सबको क्यों बताना चाहिए? वान हाउ का जवाब सुनकर मुझे का दिल उथल-पुथल में पड़ गया। वान हाउ के शब्दों से मेरा वह दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है जिसे मैं 30 वर्षों से अधिक समय से अपनाए हुए हूं। क्या मुझसे वाकई कोई गलती हो सकती है? वान हाउ के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद मुझे को लगा कि वान हाउ एक ईमानदार व्यक्ति है और वह तांता युए का अपहरण करने जैसा कोई घृणित काम नहीं करेगा। अपने संदेह दूर करने के लिए उसने दोबारा पूछा, वान हाउ, क्या तुमने वाकई तांता युए को अपना टूर गाइड बनाया था? क्या तुम्हारे मन में उसके बारे में कोई अनुचित विचार नहीं थे? और खासी क्या तुम्हारा उसे अगवा करने का इरादा नहीं था? वान हाउ ने कड़े और गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरा तांता युए को अगवा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बिना किसी कारण बताए मेरे प्रशिक्षण मैदान को नष्ट कर दिया था, इसलिए मैंने उसे सजा के तौर पर अपना मार्गदर्शक बना लिया ताकि उसकी गलती का प्रायश्चित हो सके। जैसे ही मैं पवन जगत के अखाड़े में लगातार 9 गेम जीत लूंगा, मैं उसे उसकी आजादी लौटा दूंगा। अंडरस्कोर 7 ऐसे अध्याय 552 आत्मा का विकास, काली ज्वाला सर्प का विकास। ओह, मुझे ने पल के झपकाई और वान हाउ की ओर देखा। वान हाउ को ध्यान से देखने के बाद उसे उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी हो? और क्या वह फिर से मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है? उफ, वह लड़की दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। मुझे पहले ही समझ चुकी थी और वह तांता युए की शरारतों से मन रही थी। मैं समझ गई, लगता है मैंने आपको गलत समझा। मुझे सच में बहुत खेद है। मैं तांता युए की ओर से आपके द्वारा किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगती हूं, लेकिन मुझे आशा है कि आप एक दयालु पुरुष की तरह तांता युए को क्षमा कर देंगे और उनकी मूल ब्लेड मुझे लौटा देंगे। मैं मुझे आपकी इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगी। वान हाउ अवाक रह गया। तुम ही थे जिन्होंने मुझे हरामखोर कहा था और तुम ही थे जो मुझसे लड़ना और मुझे मारना चाहते थे। अब तुम सिर्फ एक शब्द से मुझसे अपने हथियार वापस करने को कह रहे हो और मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। ये दोनों महिलाएं सचमुच बेहद जिद्दी हैं। हालांकि वान हाउ और अधिक उलझना और समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। तांता युए से ली गई चांदी की तलवार उसे वापस क्यों नहीं कर दी जाती? हालांकि जैसे ही वान हाउ हथियार सौंपने वाला था, वह अचानक रुक गया। वान हाउ ने अचानक अपनी घुमावदार तलवार म्यान में रख दी और कहा, नहीं, मुझे ये हथियार तांता युए को लौटा देना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे उससे छीना था। सुरक्षा के लिहाज से आपको उस बदमाश को रिहा कर देना चाहिए और मैं खुद जाकर उसे हथियार लौटा दूंगा। शुरू वेबसाइट में आई सो फोटो और दिल पर अध्याय देखें। वान हाउ ने स्थिति पर पैनी नजर रखी। वान हाउ की हर हरकत को देखकर मुझे को हंसी भी आ रही थी और झुंझला दी, लेकिन फिर भी उसने वान हाउ की बात मान ली। फिर उसने अपना पतला हाथ फैलाया और हवा में एक रेखा खींची, जिससे हवा में एक स्थानिक दरार पैदा हो गई। तुरंत ही मुझे ने दरार के दूसरी तरफ से कहा, जल्दी बाहर आ जाओ। जैसे कोई छोटी बिल्ली का बच्चा गलती कर बैठता है, वैसे ही तांता युए चुपके से स्थानिक दरार से बाहर निकल आए। ओह, ठीक है मुक्सुए बहन, क्या तुमने उस बदमाश को पीटा? क्या तुमने उसे बांध लिया? मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे सबक सिखाने जा रही हूं। हम तांता युए ने मुट्ठी घुमाई और बेफिक्री से दरार से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपने सामने वान हाउ की आकृति देखी। चौंककर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह मुझे के पीछे भाग गई। बहन मुक्सुए, जल्दी करो, इस बदमाश को सबक सिखाओ। इसने मुझे परेशान करने की हिम्मत की और मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। बहन मुक्सुए, आपको इसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। इसे बांधकर अच्छी तरह डांटना सबसे अच्छा रहेगा। तांता युए ने दया का नाटक किया और मुझे के पीछे छिप गई, जबकि वान हाउ के सामने उसने भयंकर चेहरा बना लिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद तांता युए ने देखा कि मुझे, जो हमेशा उसकी बात सुनती थी और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी, अब एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। मुझे का चेहरा पहले लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया, आंशिक रूप से तांता युए की हरकतों से चिढ़ने के कारण और आंशिक रूप से उसकी शरारतों से चिढ़ने के कारण। शाओ, मुझे सच बताओ, क्या तुमने वान हाउ के साधना स्थल को नष्ट किया? मुझे ने मुड़कर गंभीर भाव से तांता युए से पूछा। मुझे के डरावने चेहरे को देखकर तांता युए को पता चल गया कि वह अब अपनी शर्मिंदगी को छिपा नहीं सकती, इसलिए वह केवल अजीब तरह से हंस सकती थी और कबूल करने से पहले अपना सिर खुजला सकती थी। अच्छा, ऐसा लगता है कि मैंने ही किया है, लेकिन वह बहुत बुरा आदमी है। वह मुझे ने अचानक उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ठीक है शियाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या तुम मुझसे किया वादा भूल गई हो? देखो तुम क्या बन गई हो। अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हें इतना बिगाड़ दूंगी कि तुम सही गलत में फर्क करना भूल जाओगी और इतनी चंचल और शरारती हो जाओगी, तो मैं तुम्हारे पिता को तुम्हें सोल बैटल स्पेस ट्रायल में भेजने की अनुमति नहीं देती। तुमने मुझे सच में निराश किया है। मुझे का चेहरा गंभीर हो गया। तांता युए के चेहरे पर शर्म और लज्जा देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वान हाउ की बात सच थी और ये लड़की शुरू से ही उसे धोखा दे रही थी। मुझे के दिल में गहरी निराशा और हानि की भावना उमड़ आई और अंत में वह वान हाउ को केवल एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान ही दे सकी। वान हाउ, मुझे बहुत खेद है, आपको यह अध्याय 553 आत्मा साधना 9वें स्तर पर पहुंचती है। 5 अध्याय पूरे हुए। पाठक स्ट्रेंज टेम्पर को 1999 के बुक कॉइंस के लिए धन्यवाद। पाठक वाई एम आई नॉट लेमन एंड फील सॉरोफुल को 2 बहुमूल्य मासिक टिकटों के लिए धन्यवाद। आज के अतिरिक्त अध्याय का अपडेट यहीं समाप्त होता है। कल और भी अतिरिक्त अध्याय आएंगे। आप सभी के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। अगले सोमवार रात को और भी लाल लिफाफे बांटे जाएंगे। क्यू ग्रुप 15,18,54,327। जिन पाठकों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी करें। यह आत्मा के मूल तत्व का ही विकास है। ब्लैक फ्लेम सर्पेंट मूल रूप से वान हाउ की आत्मा का एक क्लोन है, लेकिन सार रूप में यह अन्य आत्मा प्रकार के जीवन रूपों से भिन्न नहीं है। यह विकास एक तरह से मानव वंशों के विकास के बहुत समान है। छिलकर अलग की गई बाहरी परत वास्तव में कई अशुद्धियों वाली एक प्रकार की विनाशकारी ज्वाला थी। नवजात ब्लैक फ्लेम सर्प को ढकने वाली काली ज्वालाएं पिछली सोल ब्लैक फ्लेम्स की तुलना में अधिक शुद्ध और उच्चतर आत्मा स्तर की होंगी। जैसे जैसे ब्लैक फ्लेम सर्पेंट विकसित हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आत्मा के भीतर एक आत्मिक तूफान उठ खड़ा हुआ हो। संपूर्ण आत्मा का क्षेत्र हिंसक रूप से उबलने लगा। आत्मा की प्रचंड काली ज्वालाएं संपूर्ण आत्मा क्षेत्र में फैल गई। ये प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई, मानो पूरे आत्मा क्षेत्र को जलाकर राख कर देने की धमकी दे रही हो। ऐसा परिवर्तन अपरिवर्तनीय और सक्रिय होता है और वान हाउ केवल चुपचाप अपनी आत्मा के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रतीक्षा कर सकता है। डाकियन के भीतर होने वाले आंतरिक परिवर्तन के विपरीत आत्मा का कायापलट कहीं अधिक रहस्यमय और गूढ़ प्रतीत होता है। ये लगभग 1 घंटे तक जलता रहा, जिससे आत्मा का स्थान आग के नरक में बदल गया। हालांकि नवविकसित ब्लैक फ्लेम सर्पेंट इस अग्नि सागर के बीच काफी सहज प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगता है कि वे आग के इस सागर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। एक दिन बाद आत्मा के भीतर व्याप्त अग्नि का सागर अंततः शांत हो गया। इसके बजाय वान हाउ के आत्मा क्षेत्र में एक विशाल काला अग्नि गोला प्रकट हुआ। आग का गोला किसी छोटे ग्रह से छोटा नहीं था और काली ज्वाला का सर्प उस काली ज्वाला के ग्रह की सतह के चारों ओर आराम से लिपटा हुआ था। ये सोल स्टार बॉडी है जो डेंटियम में 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद बनने वाले ओरिजिन 4 स्टार कोर के समान है। आत्मा तारे का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि वान हाउ की आत्मा का स्तर 9वें क्रम के ग्रहीय स्तर तक पहुंच गया है। इससे पहले वान हाउ ने शून्य की ज्वाला को कैद कर लिया था, लेकिन अब वह उस काली ज्वाला ग्रह के केंद्र में दफन थी, जो वहां एक और भी बड़ा कारागार बना रहा था। स्टार जायंट से लूटी गई भुजा काली ज्वालाओं के सागर द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत हो गई प्रतीत होती थी, जो आत्मा के अंतरिक्ष में तैरते हुए एक तारा में हस्तिन में परिवर्तित हो गई थी। हालांकि छोटी काली छुरी काफी हद तक अपरिवर्तित रही और अब भी आत्मा के अंतरिक्ष में चुपचाप तैरती रही। इस समय वान हाउ का आत्मिक स्तर वास्तव में 9 सितारा स्तर पर पहुंच गया है।
इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत है कि वन हाउ की आत्मिक तकनीक ने आत्मिक पोषण चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और पूरी तरह से आत्मिक अवशोषण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। आत्मा नियमावली में दिए गए विवरण के अनुसार आत्मा अवशोषण अवस्था में प्रवेश करना वह समय है जब एक आत्मा साधक सच्ची आत्मा साधना तकनीकों को उजागर कर सकता है और यह आत्मा साधना मार्शल आर्ट के चमकने का प्रारंभिक बिंदु भी है। आत्मा तकनीक में आत्मा अवशोषण अवस्था में प्रवेश करने के बाद उपयोग की जा सकने वाली कई शक्तिशाली आत्मा संवर्धन तकनीकें और मार्शल आर्ट है। इनमें सबसे बुनियादी है आत्मा अवशोषण तकनीक। यह एक अनोखी क्षमता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों की आत्मा की ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने या उसे परिष्कृत करने की अनुमति देती है। हालांकि ये तकनीक हर किसी के लिए प्रभावी नहीं है, बशर्ते कि दूसरे व्यक्ति की आत्मा साधना का स्तर स्वयं के आत्मा साधना स्तर से कम हो। कीट रानी लिया वन हाउ की आत्मा में हुए बदलावों से भयभीत हो गई थी। वो वन हाउ की हरकतों से बार-बार चौंक जाती थी और उसकी भयानक साधना गति से और भी अधिक प्रभावित होती थी। वन हाउ ने साधना के मामले में कीट रानी लिया को पूरी तरह से दबा दिया है। अब तो 8वें स्तर की उन्नत कीट रानी लिया भी वन हाउ के खिलाफ लड़ने में असमर्थ है, जो 9वें स्तर का विशेषज्ञ है और एक साथ 3 नसों का अभ्यास करता है। वन हाउ की आत्मा की स्थिति में हुए नाटकीय बदलाव ने उसे बुरी तरह भयभीत कर दिया था। विशेषकर विनाश की भयावह लपटों के बीच उसे यह भय भी महसूस हुआ कि उसकी आत्मा बिखरने वाली है। हालांकि ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह मरने वाली है, अचानक उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया और फिर वह और काली ज्वाला का पिंजरा एक विशाल काली ज्वाला में समा गए। लिया की स्मृति में वन हाउ की आत्मा ने कभी भी आग का इतना बड़ा गोला नहीं देखा था। परिणामस्वरूप कीट रानी लिया उस काली ज्वाला के पिंजरे के साथ ही निगल ली गई जिसमें उसे कैद किया गया था और तीव्र गर्मी के कारण वह काला ज्वाला का पिंजरा जल्दी ही पिघल गया। जब कीट रानी लिया को लगा कि वह मुक्त हो गई है, तभी अचानक उसे पता चला कि हालांकि उसे कैद करने वाला काला ज्वाला पिंजरा गायब हो गया था, लेकिन वह स्वर्ग और पृथ्वी के एक और अधिक विशाल पिंजरे में कैद हो गई थी। इसके अलावा जेल बहुत बड़ी है और यह भयानक रूप से एकदम विनाशकारी काली लपटों से घिरी हुई है, जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। इस बदलाव को न सिर्फ कीट रानी लिया ने बल्कि वन हाउ ने भी देखा। अपने आत्मिक स्तर में हुए सुधार के कारण वह आत्मिक साधना में 8वें स्तर की उन्नत कीट रानी लिया से भी आगे निकल गया है। उसे कैद करना संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी होगी, इसलिए वन हाउ ने कठपुतली तकनीक का उपयोग करके लिया को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। कठपुतली तकनीक का प्रयोग सामान्यतः केवल उन आत्माओं पर किया जा सकता है जिनका आध्यात्मिक स्तर स्वयं से निम्न हो। हालांकि वन हाउ का आध्यात्मिक स्तर अब कीट रानी लिया से पूरे एक स्तर ऊपर है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। तुरंत ही वन हाउ के विचार उसकी आत्मा के दायरे में प्रवेश कर गए। मुख्य शरीर की इच्छाशक्ति ब्लैक फ्लेम सर्पेंट के क्लोन के साथ विलीन होने के बाद ये ब्लैक फ्लेम के आंतरिक भाग में घुस गया। तभी वन हाउ ने वास्तव में अपनी विकसित आत्मा के साथ की अनूठी विशेषता का अनुभव किया। मूल रूप से बिखरी हुई आत्मा ऊर्जा ग्रहीय स्तर में प्रवेश करने के बाद एक गैसीय ग्रह के रूप में संघनित हो गई, जो एक ग्रह के समान दिखती थी। हालांकि वन हाउ के आत्मा क्लोन की अनूठी प्रकृति के कारण आत्मा ऊर्जा से निर्मित ये ग्रह पूरी तरह से विनाशकारी ज्वालाओं की एक परत से ढका हुआ था। वन हाउ ने जब इस काली ज्वाला ग्रह के आंतरिक भाग में खुदाई की, तब उन्हें पता चला कि सतह पर कई सौ किलोमीटर के क्षेत्र को ढकने वाली काली ज्वाला के अलावा इसका आंतरिक भाग भी आदिम आत्मा ऊर्जा का एक विशाल भंडार था। आत्मा की असीम लगभग प्रत्यक्ष आदिम ऊर्जा को महसूस करते हुए वन हाउ उत्साह से भर गया। उस क्षण उसकी मुख्य चेतना और ब्लैक फ्लेम सर्पेंट क्लोन की चेतना दोनों ही आनंदमय और सुखद भावनाओं से भर थी। आत्मा के उद्गम के केंद्र की ओर बढ़ते हुए लगभग 1000 मील की यात्रा के बाद वन हाउ के सामने एक खोखली गोलाकार जेल प्रकट हुई। ये वही काली ज्वाला का पिंजरा है जिसे वन हाउ ने पहले अपने जीवन सार का उपयोग करके संघनित किया था, लेकिन अब यह अजीब तरह से उसकी आत्मा के मूल के साथ विलीन हो गया है और रहस्यमय तरीके से नवगठित आत्मा ग्रह के केंद्र में प्रवेश कर गया है। वन हाउ के आगमन को देखकर कीट रानी लिया भयभीत हो गई। वाह वाह वन हाउ, तुम तो इतने कम समय में 9वें स्तर के विशेषज्ञ बन गए। वन हाउ ने कीट रानी लिया की अनदेखी की, अपने नन्हे हाथों से अवरोध को फाड़ दिया और उसका ब्लैक फ्लेम सर्पेंट क्लोन कीट रानी लिया का सामना करने के लिए पिंजरे में प्रवेश कर गया। ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय तक कैद रखने के बाद भी मेरे प्रति तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ है। अब तुम्हें रिहा करने का समय आ गया है। वन हाउ की वास्तविक चेतना से प्रेरणा लेते हुए ब्लैक फ्लेम सर्पेंट क्लोन ने बोलना शुरू किया। बोलने के बाद ब्लैक फ्लेम सर्पेंट क्लोन ने अपना मुंह खोला और आत्मा ऊर्जा का एक गोला थूक दिया। 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद आत्मा ऊर्जा का रंग और भी गहरा काला हो गया, जैसे स्याही का गोला। आत्मा की ऊर्जा के इस गोले को बाहर निकालने के बाद कीट रानी लिया ने इसके भीतर आत्मा के दबाव को महसूस किया और वह कांपने लगी। क्या क्या कर रहे हो तुम? वन हाउ, तुम नहीं, मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, वन हाउ की हरकतों को अचानक भांप पड़ते हुए कीट रानी लिया ने सोचा कि वन हाउ आखिरकार उसे ही मार डालेगा। पहले अपनी ही शक्ति की सीमाओं के कारण वन हाउ ने कोई कदम नहीं उठाया था, हालांकि यह आत्मा ऊर्जा को विकसित करने में सहायक होता। अब जबकि वन हाउ की आत्मा साधना उसकी अपनी साधना से कहीं अधिक है, तो इससे उसकी साधना को कोई लाभ नहीं होता। अब समय आ गया है कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद उसे त्याग दिया जाए। 0HYG अध्याय 554 1 बनाम 3। ये सोचकर कीट रानी लिया बुरी तरह कांप उठी और उसकी आत्मा का मूल तत्व भी कांपने लगा। मृत्यु का भय अचानक मेरे पूरे शरीर पर हावी हो गया। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, मैं अभी बहुत उपयोगी हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कृपया कृपया मुझे मत मारो। उद्धरण चिन्ह। कभी अहंकारी रही महारानी का घमंडी स्वभाव वन हाउ द्वारा 6 महीने तक कैद में रखे जाने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। जब मुझे मौत का सीधा सामना करना पड़ा तो आखिरकार मैं अपने आप को टूटने से नहीं रोक पाया। वन हाउ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और एक विचार के साथ ही कठपुतली का बीज बन गया। जब वन हाउ की आत्मा का स्तर 9वें स्तर तक बढ़ गया तो उसने पाया कि जब तक उसके मन में कोई विचार आता है, उसकी आत्मा की ऊर्जा उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी परिचित आत्मा ताबीज में संघनित हो सकती है। इस कठपुतली ताबीज का संघनन भी इसी प्रकार हुआ। वन हाउ के मन में विचार आते ही ये लगभग पूरी तरह से संघनित हो गया। इसके अलावा वन हाउ को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने जो कठपुतली का बीज संघनित किया था वह पहले वाले से बहुत अलग था। ऐसा प्रतीत हुआ कि मंत्र अधिक चतुराईपूर्ण हो गए थे और संरचना अधिक तर्कसंगत हो गई थी। एक विचार के साथ नवगठित कठपुतली का बीज सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और कीट रानी लिया की आत्मा में विलीन हो गया। पलक झपकते ही रेशम के कीड़ों की तरह सुनहरे रेशम के रेशे, जैसे रेशम के कीड़े अपने कोकून से बाहर निकलते हैं, कीट रानी लिया के पूरे शरीर को घेर लिया और फिर ये सुनहरे धागे तेजी से लिया की आत्मा शरीर में विलीन हो गए। ये सुनहरे धागे इस कठपुतली के बीज की उत्कृष्ट कृति है। ये पिछले पपेट सीड से भी अलग है। मैं ब्लैक आइसॉन के लिए बाइडू पर सर्च करने की गुजारिश कर रहा हूँ। पहले कठपुतली का बीज केवल आत्मा के उद्गम और आत्मा क्षेत्र पर आक्रमण करता था। एक बार जब कठपुतली का बीज उल्टा प्रभाव दिखाता था या वन हाउ के नियंत्रण से मुक्त हो जाता था तो वह आत्मा क्षेत्र या आत्मा के उद्गम को विस्फोटित कर देता था। कुछ असाधारण आत्माएं अपनी मूल आत्मा के नष्ट हो जाने पर भी पुनर्जन्म ले सकती है, जिसके लिए केवल थोड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी पूरी तरह से गारंटी नहीं दी जा सकती है। अब 9वें स्थान पर पहुंचने के बाद नवगठित आत्मा बीज संपूर्ण आत्मा शरीर को ढक लेता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई विद्रोह करता है तो संपूर्ण आत्मा शरीर के विस्फोट होने की संभावना है, जो पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाएगा और व्यक्ति का पूर्णतः नाश हो जाएगा। जीवित रहने की कोई आशा नहीं रहेगी। यहाँ तक कि वे विशेष आत्मा प्रकार के जीव भी एक बार इस कठपुतली बीज द्वारा पकड़ लिए जाने पर उनका भाग्य पूरी तरह से वन हाउ के हाथों में होगा। शायद इन्हीं तरीकों के बेहद क्रूर और दमनकारी होने के कारण प्राचीन आत्मा साधक वंश का अंततः दुखद अंत हुआ और वे कई शक्तिशाली जातियों के लिए कांटा बन गए और पूरे ब्रह्मांड में उनका शिकार किया जाने लगा। एक बार जब आत्मा का बीज पूरी तरह से कीट रानी लिया के आत्मा सार में विलीन हो गया तो कठपुतली मंत्र को पूरी तरह से सफल घोषित कर दिया गया। अगले ही क्षण कीटों की रानी लिया, जो अब तक विरोध कर रही थी, अचानक जमीन पर लेट गई और श्रद्धा भाव से वन हाउ की पूजा करने लगी। मालिक, फिर वन हाउ की आत्मा में कीट रानी लिया का एक बीज प्रकट हुआ। इस बीज का लिया की आत्मा शरीर में प्रत्यारोपित कठपुतली बीज से एक रहस्यमय संबंध था। अपने जन्मजात बीज के माध्यम से वन हाउ लिया के सभी आंतरिक विचारों को महसूस कर सकता है और किसी भी समय कहीं भी उसकी भाषा और कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। कितना अद्भुत! पता चला कि आत्मा तकनीक की असली शक्ति 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही प्रकट होती है। इस कठपुतली बीज की शक्ति साधना के स्तर के साथ ही बढ़ती जाती है। वन हाउ द्वारा कीट रानी लिया की आत्मा में कठपुतली का बीज डालने के कुछ ही समय बाद अचानक एक शक्तिशाली आभा ने वन हाउ को घेर लिया। अचानक वन हाउ को होश आया और उसे एहसास हुआ कि घाटी में वह एकांत स्थान जहां वह था अब असुरक्षित हो गया था।
गहन जांच के बाद वान हाउ ने पाया कि 3 शक्तिशाली आभाएं कुछ ही दूरी से उसकी ओर केंद्रित हो रही थी और तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। तीनों ही शक्तियां 9वें दर्जे के शिखर पर थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें वान हाउ के ठिकाने का पहले से ही पता था और वे उसे घेरने और पकड़ने के लिए 3 अलग-अलग दिशाओं से आए थे। लगता है मैं किसी और का शिकार बन गया हूं। वान हाउ की निगाहें थोड़ी तेज हो गई और उनकी मानसिक ऊर्जा का जाल तुरंत फैल गया, जिससे 500 मील के दायरे में सब कुछ उनके नियंत्रण में आ गया। ये तीनों कोई संत नहीं थे। संभवतः कैद होने से पहले वे जघन्य अपराधी थे। आत्मा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे पक्के भाई बन गए और 10 साल तक लड़ते हुए उस क्षेत्र के पहले स्तर से 14वें स्तर तक पहुंचे। सबसे बड़े भाई लिंग हुआ के पास क्रॉस पावर की एक क्षमता है जो सोल बैटल स्पेस में 521वें स्थान पर है और उनकी क्रॉस ब्लेड तकनीक अविश्वसनीय रूप से तेज है। दूसरे भाई शीडाली के पास भी ग्रेट जीन वाला गोबर भरिंग है। वह आत्मा युद्ध क्षेत्र में 567वें स्थान पर है और उसके पास जन्मजात अलौकिक शक्ति है। तीसरा भाई शिन टू बाओ एक ग्रेट जीन ब्लैक क्लाउड लेपर्ड है जो सोल बैटल में 653वें स्थान पर है। तीनों ने 3 अलग-अलग दिशाओं से वान हाउ को घेर लिया और तेजी से उसके करीब आ गए। 30 सालों से भी कम समय में तीनों वान हाउ के सामने प्रकट हो गए। बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह हमारा इलाका है? बिना पहले नमस्कार किए हमारी जमीन पर घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बेहद असभ्य व्यवहार है। बिल्कुल सही। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी सारी आत्मा के सिक्के तुरंत हमें सौंप दो और हम तीनों शायद तुम्हें जाने देंगे। वान हाउ का चेहरा बदल गया और उसने कहा, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। हालांकि मुझे 9 चुनौती देने वालों की जरूरत है और तुम उस संख्या को पूरा करोगे। क्या ये बच्चा इतनी बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भाइयों, चलो मिलकर इस पर हमला करें और इसे मार डालें। शेन टू बाओ का स्वभाव उग्र था और उसने सबसे पहले अपने पशु रूपांतरण को सक्रिय किया। 9 फुट लंबा वह बलवान व्यक्ति पल भर में जमीन पर रेंगने लगा और स्याही की तरह काले शरीर और 10 फुट से अधिक लंबाई वाले काले बादल तेंदुए में परिवर्तित हो गया। वान हाउ इस पशु रूपांतरण क्षमता से भली भांति परिचित था। मानव शरीर को पूरी तरह से पशु में बदलने की क्षमता, इसे ही तो परिपूर्ण पशु रूपांतरण क्षमता कहते हैं। पूर्ण रूप से पशुवत रूप धारण करने से बस एक कदम दूर। उसी समय एक और हटे कट्टे आदमी के पूरे शरीर से चटकने और फूटने जैसी आवाजें आने लगी। फिर उसका पूरा शरीर कठोर काले चमकदार कवच की एक परत से ढक गया जो अद्भुत चमक दिखे रहा था और उसके सिर पर 2 विशाल एंटीना भी खड़े हो गए। हालांकि वान हाउ के सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे पर शांत और संयमित भाव थे और उसने चुपचाप एक तलवार निकाल ली। वो विशाल तलवार पूरी तरह से गहरे नीले रंग की थी जिस पर प्राचीन और सरल डिजाइन बना हुआ था और उससे एक भयावह आभा निकल रही थी। 3 शीर्ष 9 सितारा विशेषज्ञों का सामना करते हुए वान हाउ शांत रहे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और हवा में झपट्टा मारा और अचानक हवा से एक मिश्र धातु की युद्ध तलवार प्रकट हो गई। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो चलो लड़ते हैं। वान हाउ कभी डरता नहीं। इससे पहले कि तीनों अपना हमला शुरू कर पाते, वान हाउ ने पहला वार कर दिया। इस कदम के साथ वान हाउ ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी ताकत लगा दी। अपने हाथ के इशारे से अलॉय ब्लेड ने विनाश की ज्वाला के इरादे से ओतप्रोत एक तारा चकनाचूर करने वाला वार किया जो सीधे तीनों में सबसे धीमे शीडाली पर लक्षित था। शून्य से नीचे की ओर आती हुई उस विशाल काली तलवार को देखकर, जो देखने में अविश्वसनीय रूप से बड़ी लग रही थी लेकिन स्थिर थी, शीडाली घृणा से भर गया। ये किस तरह का भ्रम है? जादू, कितनी दिखावटी लेकिन बेकार चीज है। देखो, मैं इसे एक ही मुट्ठी से चकनाचूर कर देता हूँ। ये कहने के बाद शीडाली ने अपने पैरों से जोर लगाया और अचानक हवा में ऊंची छलांग लगाई। जैसे ही उसकी दाहिनी मुट्ठी की मांसपेशियां अचानक सिकुड़ी, उसने अचानक प्रहार किया। उसकी दाहिनी भुजा और लोहे की मुट्ठी, जो एक गहरे रंग की चमक से दमक रही थी, सीधे वान हाउ के स्टार शटरिंग फ्लैश से टकराई जो ब्लेड इंटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन से बना था। जैसे ही शीडाली ने अपनी चाल चली, बड़े भाई लिंग हुआ का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। नहीं, दूसरे भाई, जल्दबाजी मत करो। हालांकि जब तक उन्होंने ये शब्द कहे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 0HYG अध्याय 555 आत्मा को ग्रहण करने की तकनीक। शीडाली को पूरा विश्वास है कि वह एक ही मुट्ठी से किसी इमारत को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। वह दिखावटी लेकिन अव्यावहारिक हमला झेलना बिल्कुल असंभव है, लेकिन बाद में पता चला कि वह गलत था और बहुत बुरी तरह गलत था। अगले ही पल घोर अंधेरे लोहे की मुट्ठी का सामना शटरिंग स्टार फ्लैश से हुआ। बूम टिल्डा, ठीक वैसे ही जैसे शीडाली ने घमंड से सोचा था कि उसके सामने रखा हुआ दिखावटी लेकिन अव्यावहारिक चाकू उसके मुट्ठी से जरूर चकनाचूर हो जाएगा। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ताइवानी उपन्यास वेबसाइटें बेहद सहज पठन अनुभव प्रदान करती हैं। आप इनमें से कोई भी उपन्यास tuon.com पर पढ़ सकते हैं। अचानक मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मेरी आंखों के सामने की दुनिया टूटे हुए दर्पण की तरह बिखरती हुई प्रतीत हुई, मानो अचानक टुकड़ों में बंट गई हो। उसकी नजरों में वान हाउ का स्वरूप हजारों में बदल गया और उसके आसपास की दुनिया छेदों से भर गई। नहीं, तीसरा भाई शेन टू बाओ असहाय होकर देखता रहा जब उसके दूसरे भाई की एक ही वार से मौत हो गई। उसका शरीर कांच की मूर्ति की तरह चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। उस पर शेन टू बाओ का दिल खून से लथपथ था। चूसना, लिंग हुआ मन ही मन चौंक गया। उसने इससे पहले कभी ऐसी अद्भुत तलवारबाजी न देखी थी और न ही सुनी थी। एक ही वार में 9वें स्तर का शीर्ष विशेषज्ञ टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर ढेर हो गया। जल्द ही ये टुकड़े आत्मा की ऊर्जा के हल्के हल्के कणों में परिवर्तित हो गए जो हवा में विलीन हो गए। उनमें से कुछ वान हाउ के पास लौट आए और आत्मा के सिक्कों के एक बड़े ढेर में बदल गए, जबकि अधिकांश ऊर्जा के गुच्छों में बदल गए जो जमीन के नीचे सुरंग खोदने की तैयारी कर रहे थे। जमीन की गहराई में अदृश्य विशालकाय हाथ ऋणात्मक ऊर्जाओं को पृथ्वी के केंद्र तक खींचने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे वान हाउ की आत्मा का विकास हुआ, वह आत्मा की ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील होता गया। जब उसने पहली बार यह विचित्र दृश्य देखा तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। मेरी आत्मा तकनीक तीसरे स्तर तक उन्नत हो गई है और अब मैं सीधे आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूँ जिसे विशाल हाथ ने पृथ्वी से छीन लिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वान हाउ ने इसे आजमाने का फैसला किया और एक बार आत्मा को पकड़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने मंत्रोच्चार समाप्त किया, आत्मा ऊर्जा जो मूल रूप से जमीन पर मौजूद विशाल हाथ द्वारा पकड़ी गई थी, प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और तेजी से वान हाउ के आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जहां उसे आत्मा तारे में निगल लिया। जैसे ही वान हाउ ने आत्मा ऊर्जा के इस विशाल भंडार को अवशोषित किया, लगभग तुरंत ही उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा का सार लगभग 1/3 बढ़ गया है। इस आश्चर्यजनक बदलाव ने वान हाउ को तुरंत खुशी से भर दिया। आत्मा ग्रह पर विश्राम कर रहे काले ज्वाला सर्प के क्लोन के चेहरे पर लालच का भाव झलक रहा था और उसकी आत्मा से उत्साह प्रकट हो रहा था। शाओ रोक्सी के युवा सपने असीम है। ऐसा लग रहा था मानो वह लालची छोटा सांप वान हाउ से कह रहा हो, मुझे थोड़ा और दो, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो बात कुछ ऐसी है, इस आत्मा युद्ध क्षेत्र के भीतर मौजूद आत्मा की ऊर्जा को वास्तव में ये अदृश्य विशालकाय हाथ लूट रहे हैं। इसलिए ग्रेव्स ने कहा था कि आत्मा युद्ध क्षेत्र में मरने के बाद आपकी आत्मा भी लूटी जाएगी। तो इस तरह से यह काम करता है। वान हाउ को अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी उस आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है जिसे शीडाली ने अपनी मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं किया था। मिठास चखने के उत्साह के शांत होने से पहले ही वान हाउ आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करके साधना करने के इस शॉर्टकट में काफी दिलचस्पी लेने लगा। तुरंत ही वान हाउ की आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक उठी जब उसने बाकी दोनों को देखा। उसकी निगाहें ऐसी थी मानो वह दो बेहद स्वादिष्ट व्यंजनों को देख रहा हो। पता नहीं क्यों लिंग हुआ को अचानक अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। जब उसने देखा कि वान हाउ उसे किस तरह देख रहा है तो वह कांप उठी। दूसरी ओर तीसरे भाई शेन टू बाओ की भी यही भावना थी। दोनों भाई अचानक एक साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक दूसरे को इशारे से देखने लगे। हालात ठीक न देखकर दोनों ने भागने की तैयारी कर ली। ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें वे अंतराव पर लगे थे जिन्हें उन्होंने अंतरिक्ष के 14वें स्तर तक पहुंचने के लिए 10 वर्षों में बड़ी में